अभिनव के साथियों ने उसे बेइज्जत करना शुरू कर दिया था, मगर अभिनव जितना हो सकता था उतना शांत रहने की कोशिश कर रहा था। उसे पता था कि यह एक लंबी रात होने वाली है और वह इस रात ऐसे कोई पंगा नहीं करना चाहता था जिससे उसे फिर से अनन्या और उसके परिवार की दो बातें सुननी पड़े। उसने कामनी से कहा, मैं अनन्या की कंपनी में काम नहीं करता हूँ, हम लोग अंदर चलें। और आज अचानक से ये रीयूनियन रखने की क्या जरूरत थी? हरीश ने यह सुनते ही अपना गला साफ किया और कामनी के हाथ में अपना हाथ डालते हुए बोला, चलो अंदर चलते हैं। वह देखो कृतेश भी आ गया। हेलो कृतेश। अभिनव ने जैसे ही यह सुना तो वह पलट कर देखने लगा। कृतेश बिना अभिनव को देखे उसके बगल से निकल गया था। कृतेश उसके कॉलेज का वह लड़का था जिस पर लड़कियां तो छोड़ो, लड़के भी मरते थे, सिवाय अभिनव के। एक अमीर बाप का हैंडसम लड़का, सभी का चहेता था। लड़कियां उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए सपने देखती रहती थी और लड़के उसे अपना जिगरी दोस्त। हेलो दोस्तों, कृतेश ने जोश में कहा। तभी उसकी नजर अभिनव से मिली और वह बोला, ओहो, मुझे नहीं पता था कि तुम भी यहाँ आने वाले हो। हेलो कृतेश। अभिनव ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, चलो तो फिर पार्टी शुरू की जाए। हरीश ने कहा और सब लोग अंदर चले गए। वह सभी एक बड़े से हॉल में पहुंचे थे। अभिनव बहुत सालों के बाद उन चेहरों को देख रहा था जिन चेहरों ने कुछ सालों के लिए उसका जीना हराम कर दिया था। हालांकि हमने कोशिश की थी कि सब लोगों को बुलाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सारे लोग नहीं आए। जो नहीं आए वह बदकिस्मत हैं और जो आए हैं मैं उन सब की तरफ से कृतेश को थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच कृतेश। अगर तुम नहीं होते तो यह सब नहीं हो पाता, गिरीश ने कहा। हाँ, कृतेश की वजह से ही हमें यह होटल मिला है। इस सब का खर्चा कृतेश ही कर रहा है। कृतेश, अब तो बता दो यह सब कितने का पड़ा? कामनी ने पूछा। यह सुनते ही कृतेश के चेहरे पर शर्म भरी मुस्कान आ गई और उसने कहा, सबसे पहले तो आप लोगों को थैंक यू। उसके बाद कृतेश कामनी के पास आया और धीरे से उसके कान में कुछ फुसफुसाने लगा। कामनी उसकी बात सुनकर हंसे जा रही थी। अभिनव एक लड़की के बगल में आकर बैठ गया था। वह उसे जानता तो था, लेकिन उसका नाम भूल चुका था। तभी एक लड़की ने कामनी से कहा, मैंने सुना है तुम वर्ल्ड टूर पर गई थी। कामनी ने घमंड भरी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, मैं अभी 10 कंट्रीज घूमकर आई हूँ और अभी थोड़े दिनों बाद पेरिस जाने का सोच रही हूँ। और इस बात पर तो मैं भी इसके साथ जाने का सोच रहा हूँ। इंडिया से काफी बोर हो गया हूँ, हरीश ने कहा और हंसने लगा। बाकी सभी लोग भी उसके साथ हंस रहे थे, सिवाय अभिनव के। इतने में कामनी ने कृतेश की तरफ देखा और बोली, वैसे तुम आजकल क्या कर रहे हो? मैं तो अभी इंडिया में ही रहने वाला हूँ। कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन पर काम कर रहा हूँ। बाय द वे, हम लोगों को ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। जिसे जो खाना है, जो पीना है, वह ऑर्डर कर सकता है। और यश, डोंट वरी अबाउट द बिल। यह सुनते ही अभिनव को हंसी आ गई। वह जानता था कि कृतेश शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा है। देखना, यह अपने पापा की किसी कंपनी को संभालने के लिए यहाँ रुका होगा। इतने में डेविड नाम के एक लड़के ने कहा, तुम लोगों को पता है, पूरे देश के अमीरों की लिस्ट में अभी कृतेश के पापा का नाम भी ऐड ऑन हुआ है। नाम तो अभी से ऐड हुआ है, पर अमीर तो इसके पापा पहले से ही थे, है ना कृतेश? इतने में कामनी ने कहा। वह दोनों एक दूसरे को जिस तरह से देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उन दोनों में कुछ खिचड़ी पक रही है। अभिनव की नजर सिर्फ कृतेश पर थी। उसका घमंड वक्त के साथ बढ़कर कम नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा हो गया था। हाँ, लेकिन तुम्हें पता है ना, उस लिस्ट में सबसे ऊपर किसका नाम आता है? टाइगर का। इतने में एक लड़के ने धीरे से कहा। यह सुनते ही हरीश बोला, टाइगर का? हाँ, उसके पास अभी भी बहुत सारे असेट्स हैं।
टाइगर सबसे ऊपर है और उसके बाद है दिग्पाल छिंगावत। हाँ, पर यहाँ तो सबसे अमीर कृतेश ही है ना। कामनी ने बात छुपाने के लिए कहा। उसकी बात पर हर कोई आपस में जरूर बात करने लगा था, लेकिन कोई भी जोर से कुछ नहीं बोल रहा था। अभिनव उन्हें यह सब करते हुए देख बस हंस रहा था। किसी को पता नहीं था कि वह टाइगर है। अभिनव यही सोच रहा था कि जब उन्हें इसकी असली पहचान का पता चलेगा तो वह कैसे रिएक्ट करेंगे, लेकिन यह सच जानने में उन्हें जमाना लग जाएगा। क्या बात है अभिनव, इतनी हंसी क्यों आ रही है? भाई, इतने में एक लड़की ने अभिनव की तरफ देखते हुए पूछा। इतने में एक और लड़की ने कहा, पहले तो यह बताओ कि इसे यहाँ बुलाया किसने है? मैंने बुलाया है। यह भी हमारा क्लासमेट रहा है। हम लोग क्लास में जरूर साथ बैठते थे, लेकिन अब हम साथ नहीं बैठ सकते। हाँ, मैंने भी सुना है कि यह डिलीवरी बॉय की नौकरी करता है। मुझे लगता है आप लोगों में को मेन्यू देखना चाहिए। खाना बनने में भी टाइम लगेगा ना। अभिनव ने बात पलटते हुए कहा। वह इसमें से किसी को भी जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन उसकी इस बात से बाकी लोग भड़क उठे। उनमें से एक आदमी ने कहा, ओ भाई, यहाँ मजाक चल रहा है क्या? तुझे क्या लगता है कि कृतेश तेरे लिए भी खाना ऑर्डर करने वाला है? तू कब से कृतेश का दोस्त हो गया? कामनी ने भी आग में घी डालते हुए कहा। हाँ, अगर तुम्हें कुछ खाना है तो उसका पैसा तुम्हें खुद ही देना होगा। लेकिन यह सुनते ही कृतेश ने अपना हाथ उठाया और सभी को शांत करवाते हुए बोला, अरे कामनी, कैसी बातें कर रही हो? अब वह भी पार्टी में आया है तो खाना तो खाएगा ही ना। तुम चिंता मत करो दोस्त, मैं तुम्हारा बिल भर दूंगा। कामनी ने कहा। ओ कृतेश, तुम कितने स्वीट हो। फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम उसे अपना बिल भरने दो, ताकि उसे भी तो आगे से पैसा कमाने का मोटिवेशन आए। अगर वह ऐसे ही फ्री में खाता रहेगा तो फ्री का तो हम सभी भी खा रहे हैं, फिर तो हम सभी को अपना अपना ऑर्डर खुद ही देना चाहिए। इतने में गरिमा नाम की एक लड़की ने कामनी की बात काटते हुए कहा। वह बाकी लोगों की तरह अभिनव का मजाक नहीं उड़ाया करती थी। अरे छोड़ो भी गरिमा, क्यों बात को बढ़ाना? मैं कह रहा हूँ ना, मैं पे कर दूंगा, कृतेश ने कहा। तो फिर अभिनव को तुम्हें थैंक यू बोलना पड़ेगा, कामनी ने कृतेश की बात के जवाब में कहा। सभी की नजरें अभिनव पर टिकी हुई थी। हर कोई यह देखना चाहता था कि अभिनव कृतेश को थैंक यू बोलने वाला था या नहीं। अभिनव से यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह जब तक कॉलेज में था तब तक यह सब सह सकता था, लेकिन अब नहीं। ऐसे में अभिनव अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, एक मिनट रुकिए, कोई भी ऑर्डर मत देना, मैं अपना क्रेडिट कार्ड लेकर आता हूँ। क्या? क्यों मजाक कर रहा है भाई? पागल हो गया है क्या? पता भी है यहाँ एक प्लेट खाने की कीमत क्या है? अभिनव ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा। उसकी तुम लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी आया। इतना कहते ही अभिनव उस कमरे से बाहर निकल गया था। अकरम ने सुबह ही डाक के जरिए उसे एक क्रेडिट कार्ड भिजवा दिया था, जो अभिनव की गाड़ी में रखा हुआ था। वह क्रेडिट कार्ड लाने से पहले बार की तरफ मुड़ गया। वह अपने लिए शैंपियन की बोतल लेना चाहता था। जैसे ही वह बार में दाखिल हुआ तो अचानक से उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। वह एक आदमी के पास बैठी हुई थी, जिसने अजीब से कपड़े पहने हुए थे। वह लड़की उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह लड़का उसे बार बार अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही अभिनव ने थोड़ा पास जाकर देखा तो उसे पता चला कि यह लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी पत्नी अनन्या है। अभिनव अनन्या के साथ यह सब होता देख गुस्से से लाल हो गया। वह अनन्या की तरफ बढ़ता जा रहा था। जब वह और पास आया तो उसने देखा कि उस लड़के का हाथ अनन्या की कमर में था। हाथ हटा! अभिनव उस आदमी पर
जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज सुनते ही 3 और लोग अपनी कुर्सी से उठे और अभिनव को घेर कर खड़े हो गए। उनमें से एक आदमी ने कहा, हाँ भाई, कोई दिक्कत? मैं तेरा भाई नहीं हूँ, यह मेरी बीवी है। हाथ हटा ले, नहीं तो तोड़कर फेंक दूंगा। अभिनव ने कहा। यह सुनते ही जिस आदमी ने अनन्या की कमर में हाथ डाला हुआ था, उसे हंसी आ गई। उसने अपने आदमियों को इशारा किया तो उन्होंने अभिनव को कंधों से पकड़ा और उसे खींचकर बाहर की तरफ ले जाने लगे। अभिनव जानता था कि वह उसे इसलिए बाहर ले जा रहे थे ताकि वहां उसके साथ मारपीट कर सके। अभिनव भी यही चाहता था। वह बार के अंदर लड़ाई करके फिर से अनन्या और उसके परिवार के सामने गुंडा साबित नहीं होना चाहता था। कुछ ही सेकंड में वह अभिनव को पीछे के राज दरवाजे से बाहर ले गए और उसे जमीन पर पटक दिया। वहां काफी अंधेरा था, ऐसे में किसी के लिए भी वीडियो बनाना या फोटो खींचना मुश्किल था। अब अगर एक सेकंड भी यहाँ दिखाई दिया ना, तो लात मारकर नोएडा पहुंचा दूंगा। चल निकल यहाँ से, एक आदमी ने अभिनव को धमकी देते हुए कहा। अभिनव अपनी जगह पर खड़ा हुआ और बोला, पहले तू खुद तो पाकिस्तान से वापस आ जा। इतना कहते ही अभिनव ने उसके पेट में एक जोरदार लात मारी और वह आदमी बहुत दूर जाकर गिरा। इतने में बाकी लोगों ने अभिनव पर धावा बोला तो एक के बाद एक अभिनव ने सभी की हेकड़ी निकाल दी। आखिर में उसने उनमें से एक लड़के का कॉलर पकड़ा और बोला, कौन है वह हरामखोर जो मेरी बीबी के साथ था? बता। वह वह दोस्त है हमारा, बस हमको नहीं पता था कि वह लड़की हमारी भाभी है। वह जब अंदर आई तो डॉन की नजर उन पर टिक गई और उसके बाद इससे पहले कि वह आगे कुछ कह पाता, अभिनव ने उसे एक और लात मारी और वह लड़का नीचे गिर गया। अभिनव का दिमाग खराब हो गया था। उसने जितना सोचा था, इस शहर में उससे ज्यादा माफिया ग्रुप एक्टिव हो गए थे। ऐसे में अभिनव नीचे झुका और बोला, तुम लोग किसके लिए काम करते हो, टाइगर या झिंगावत? उस आदमी ने दर्द में कराते हुए कहा, टाइगर। यह सुनकर अभिनव एक पल के लिए शांत हो गया। उसने फिर से उस आदमी का कॉलर पकड़ा और बोला, तो तुम्हारा टाइगर तुम्हें पराई औरतों पर नजर डालना, उनका रेप करना सिखाता है क्या? टाइगर टाइगर अब नहीं रहा। उसके सारे लोग बिखर गए हैं, कोई किसी की नहीं सुनता। आपको क्या लगता है हम अकेले ऐसे हैं जो यह सब कर रहे हैं? अब टाइगर नहीं है तो लोगों ने अपने ग्रुप बनाने शुरू कर दिए हैं और जिंगावत हम सबको उड़ाना चाहता है ताकि टाइगर ब्रांड का पत्ता साफ हो जाए। उसकी बातें सुनकर अभिनव को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर टाइगर को गए हुए कितना वक्त हो गया था। वह कुछ कहने की हालत में नहीं था। उसे लगा कि यह लोग जो कह रहे हैं उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। ऐसे में अभिनव ने उस आदमी को हाथ दिया और बोला, उठ खड़ा हो, हॉस्पिटल जा, अपना बिल अकरम के ऑफिस भिजवा देना, मैं क्लियर करवा दूंगा। क्या आप आप अकरम को जानते हो? यह सवाल सुन फिर से अभिनव चुप हो गया था। उसे इस वक्त इन लोगों को अपनी पहचान बताना सही नहीं लग रहा था। ऐसे में उसने कहा, मैं टाइगर की टीम का ही मेंबर हूँ। अभिनव का दिल यह कहते हुए तेजी से धड़क रहा था। इन लोगों को देखकर उसे यह एहसास हो गया था कि उसे सिर्फ अपने पिता का बदला नहीं लेना था, बल्कि इन जैसे हजारों लोगों को लाइन पर लेकर आना था। यह सारे लोग उसके बच्चों जैसे थे और अभिनव उन सभी का बाप। उन लोगों को रवाना करने के बाद अभिनव फिर से बार में दाखिल हो गया था। अचानक से उसकी नजर अनन्या को ढूंढने लगी थी, लेकिन अनन्या कहीं नहीं थी। सभी जगह देखने के बाद भी अभिनव को अनन्या कहीं नजर नहीं आ रही थी। अभिनव यह देख घबरा गया। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था और अभिनव को अब अनन्या नजर नहीं आई।
तो उसका दिमाग खराब हो गया। उसे सच में अनन्या के लिए घबराहट हो रही थी। तभी उसकी नजर उस डॉन पर पड़ी, वही डॉन जो अनन्या के साथ बदतमीजी कर रहा था। वह चुपचाप शांति से एक कोने में खड़ा था। उसकी हालत देख ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत बुरा मारा गया हो। अभिनव भागते हुए उसके पास आया और बोला, तुम जिस लड़की के साथ थे वह कहाँ है? डॉन को अभिनव को देख गुस्सा आया। उसने अभिनव को मारने के लिए अपना हाथ बढ़ाया ही था कि इतने में अभिनव ने उसका हाथ मरोड़ा और उसकी गर्दन दबा ली। जब डॉन को लगा कि वह अभिनव की गिरफ्त से नहीं छूट सकता, तो उसने कहा, चिराग उसे अपने साथ ले गया है। यह सुनते ही अभिनव के होश उड़ गए। चिराग का नाम उसने शर्मिला के मुंह से कई बार सुना था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि चिराग अनन्या का पीछा करते हुए यहाँ तक आ जाएगा। साथ ही उसे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि यह आदमी चिराग को कैसे जानता था। ऐसे में अभिनव ने उसे छोड़ा और पूछा, कहाँ गए हैं वह? मेरी हालत देखकर लगता है कि वह मुझे बताकर जाएगा कि वह कहाँ जा रहा है। उस आदमी ने जवाब में कहा और बगल की टेबल पर से टिश्यू उठाकर अपने मुंह से बहता खून साफ करने लगा। अभिनव उसे देख रहा था। उसने भी अभिनव को घूरा और आखिर में वहां से निकल गया। अभिनव चाहता तो उसके ऊपर और दबाव बनाकर उससे से कम चिराग के बारे में जानकारी ले सकता था, लेकिन वह इस वक्त एक पब्लिक प्लेस पे था और ऐसे में वह किसी की नजर में नहीं आना चाहता था। अभिनव यहाँ क्या कर रहे हो? इतने में अभिनव को पीछे से एक लड़की की आवाज आई। यह कामिनी थी जो अभिनव को ढूंढते हुए बार तक आ गई थी। उसने अभिनव के पास आते हुए कहा, तुम्हारा भागने का प्लान था क्या? पैसे नहीं थे तो इतनी बड़ी बड़ी फेंक क्यों रहे थे? मैं फेंक नहीं रहा था, कैश है मेरे पास। अभिनव ने कामिनी की बात का आधे मन से जवाब देते हुए कहा। उसे अभी भी अनन्या की चिंता खाए जा रही थी। कामिनी ने पूछा, तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? देखो, अगर तुम यह सोच रहे हो कि तुम बचकर निकल जाओगे तो ऐसा होने नहीं वाला है। पैसे तो देने पड़ेंगे। अभिनव ने एक नजर कामिनी को घूरते हुए देखा और उसके बाद हॉल की तरफ बढ़ने लगा। कामिनी भी उसके पीछे पीछे जा रही थी। अभिनव कामिनी के साथ सबसे पहले अपनी गाड़ी के पास आया और उसमें से कार्ड निकाल लिया। कामिनी ने कार के ऊपर कोई कमेंट नहीं किया क्योंकि वह देख पा रही थी कि कार खटारा थी। बाहर से देखने पर वह गाड़ी कबाड़ा लगती थी और अभिनव यही चाहता था। वह दोनों फिर से अंदर आए और रिसेप्शन की तरफ बढ़ने लगे। वहां पर पहले से एक वेटर खड़ी थी। उसने अभिनव को बिल थमाते हुए कहा, 5 लाख। यह अमाउंट सुनते ही अभिनव के होश उड़ गए। ऐसा उन लोगों ने क्या खा लिया था जो इतना ज्यादा बिल आया? इससे पहले कि वह आगे कुछ कहता, इतने में कामिनी ने उसके मजे लेने के लिए कहा, क्या हुआ? बहुत ज्यादा है? नहीं पे कर पाओगे? मुझे तो लगता है कि तुम्हारे खाते में 500 रुपए भी नहीं होंगे। इतने में वहां खड़ी एक और लड़की ने कहा, उस टाइम तो बड़ी बड़ी फेंक रहा था, अब हवा निकल गई बेचारे की। यह सुनते ही अभिनव ने उस लड़की को पलट कर देखा। फिर उसकी नजर कृतेश पर पड़ी जो हरीश से बात करते हुए चला आ रहा था। कामिनी कृतेश को आते देख मुस्कुरा रही थी। अभिनव समझ गया था कि कामिनी ने कृतेश को बुलाया था ताकि वह कृतेश के सामने अभिनव को बदनाम कर सके। वह यह भी समझ गया था कि उन लोगों ने 5 लाख के खाने में से मुश्किल से 50,000 का खाया होगा। बाकी सारा खाना अभिनव को नीचा दिखाने के लिए मंगवाया गया था। इतने में हरीश वहां पहुंचा और बोला, क्या हुआ? तुम बिल नहीं भर पा रहे हो क्या? अगर तुम बुरा न मानो तो मैं पे कर सकता हूँ। वैसे भी मेरे लिए यह अमाउंट
इतना बड़ा नहीं है, कृतेश ने कहा और मन ही मन में मुस्कुराने लगा। अभिनव ने उसके चेहरे पर मुस्कान देख ली थी। उसने अपनी जेब से कार्ड निकाला और वेटर की तरफ बढ़ा दिया। जैसे ही कामनी ने उसका कार्ड देखा तो उसके होश उड़ गए। ब्लैक कार्ड? तुम्हारे पास यह ब्लैक कार्ड कहाँ से आया? कामनी ने कहा और अभिनव के हाथ से कार्ड लेकर उसे ध्यान से देखने लगी। उस पर अभिनव का नाम लिखा हुआ था, अभिनव गढ़वाल। कामनी ने हैरान होते हुए अभिनव को देखा और बोली, तुम तो अभिनव कुमार थे ना, फिर अभिनव गढ़वाल कैसे हो गए? यह क्या खेल खेल रहे हो यार? अभिनव ने उसके हाथ से अपना कार्ड लिया और बोला, मेरा सरनेम गढ़वाल है। कुमार मेरे नाम के आगे अनाथ आश्रम वालों ने लगा दिया था क्योंकि उन्हें मेरा असली सरनेम पता नहीं था। अच्छा, तो तुम्हें भी अपना सरनेम पता नहीं था? अनाथ आश्रम में तुम्हारी क्या याददाश्त चली गई थी? हरीश ने तंज करते हुए पूछा। अभिनव ने उसे घूरते हुए देखा और बोला, मेरे साथ जो हुआ, अगर वह तुम्हारे साथ हुआ होता तो याददाश्त के साथ साथ तुम भी कब के चले जाते ऊपर। अब मैं जाऊं? अभिनव ने यह तेवर देख किसी की कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। कोई उसे हाँ में सर हिलाकर यह भी नहीं कह पा रहा था कि वह जा सकता है। ऐसे में अभिनव खुद वहां से निकल गया। अभिनव जैसे ही अपनी गाड़ी के पास आया तो उसे फिर से अनन्या की चिंता होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। अनन्या की गाड़ी पार्किंग में नहीं थी। अभिनव समझ चुका था कि वह घर जा चुकी है। ऐसे में अभिनव भी गाड़ी में बैठा और अनन्या के घर जाने के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वह अनन्या के घर पहुंचा और गाड़ी पार्क की तो उसने देखा कि वहां एक गहरे नीले रंग की गाड़ी खड़ी थी। वह अनन्या की गाड़ी तो नहीं थी, लेकिन उसे देखकर लग रहा था कि वह किसी रईस आदमी की गाड़ी है। उसी के बगल में अनन्या की गाड़ी भी खड़ी थी। अभिनव ने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया और घर के अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही वह अंदर घुसा तो उसे एक अजीब सी परफ्यूम की महक आई। ऐसी खुशबू उसे इस घर में पहले कभी नहीं आई थी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं आज। इतने में अभिनव को राजीव की आवाज सुनाई दी। वह पता नहीं किससे बात कर रहा था। अभिनव अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि एक लंबा सा आदमी राजीव और शर्मिला के सामने खड़ा था। उसकी पीठ अभिनव की तरफ होने की वजह से अभिनव उसे देख नहीं पा रहा था, लेकिन शर्मिला के चेहरे पर फैली मुस्कान देखकर अभिनव को समझ में आ गया था कि यह वह उस लड़के को बहुत पसंद करती थी। ठीक है, तो मैं चलता हूँ, इतने में उस लड़के ने कहा और अभिनव की तरफ पलट गया। जैसे ही शर्मिला की नजर अभिनव पर पड़ी तो उसके चेहरे का नक्शा बदल गया। उसने कड़वी जुबान में अभिनव से कहा, यह चिराग है। जब तुम शराब के नशे में धुत थे तब उस गुंडे से चिराग ने ही अनन्या को बचाया था। यह सुन अभिनव चिराग की तरफ देख रहा था। उसने चिराग के बारे में सुना तो बहुत कुछ था, लेकिन आज देख पहली बार रहा था। उसके कद और अभिनव के कद में ज्यादा अंतर नहीं था। चिराग दिखने में काफी हैंडसम था। उसने फॉर्मल्स पहने हुए थे जो उसके कसे हुए बदन पर काफी अच्छे लग रहे थे। उसे देखते हुए अचानक ही अभिनव के मुंह से निकला, कैसे? कैसे? तुम यह पूछ रहे हो कि कैसे? तुम्हें तो उल्टा यह कहना चाहिए थैंक यू, लेकिन यह तो तुम्हें किसी ने कहना सिखाया नहीं होगा, शर्मिला ने घूरते हुए कहा। अभिनव का माथा घूम गया। सारी मेहनत उसने की और सारा क्रेडिट चिराग लेकर जा रहा था। उससे पहले कि वह आगे कुछ कह पाता, शर्मिला ने मुस्कुराते हुए कहा, चिराग ही इस घर का दामाद होने वाला है। इस पर अभिनव ने कहा, पर आपकी तो एक ही बेटी है, तो फिर यह किससे शादी करेगा? बेवकूफ, मेरी जो एक बेटी है यह उसी से शादी करने वाला है।
यह सुनकर चिराग के चेहरे पर हंसी आ गई। उसने हाथ मिलाने के लिए अभिनव की तरफ हाथ बढ़ाया और बोला, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अभिनव ने भी उससे हाथ तो मिलाया, लेकिन उसके हाथ को जोर से दबाते हुए बोला, तुम्हें पता नहीं है, अनन्या पहले से ही शादीशुदा है और उसका पति मैं हूँ। इसके बाद अभिनव ने उसका हाथ इतनी जोर से दबाया कि चिराग का हाथ दुखने लगा। यह देख शर्मिला बोली, क्या कर रहे हो? जान से मार दोगे क्या बेचारे को? गुंडे की कहीं के। अभिनव ने चिराग का हाथ छोड़ दिया। शर्मिला ने आगे कहा, क्या कर रहे थे तुम? तुम्हें क्या लगता है यह तुम्हारी तरह हर जगह लड़ाइयां करता फिरता है? यह एक अच्छा सभ्य और खानदानी लड़का है, तुम्हारी तरह नहीं लीचड़। अच्छी बात है, लेकिन अनन्या से शादी मेरी हुई है, वह मेरी बीवी है। अभिनव ने कहा, हुई नहीं है, करवाई गई है जबरदस्ती, और कोई भी जबरदस्ती करवाई गई चीज ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है। मेरी जिंदगी में हमेशा से एक बेटे की कमी थी, भगवान ने चिराग को भेजकर वह भी पूरी कर दी। शर्मिला शांत हो जाओ। इतने में राजीव ने बीच में आते हुए कहा, लेकिन शर्मिला आज शांत नहीं होने वाली थी। उसने अभिनव को देखा और आगे बोली, अनन्या तुम्हारी पत्नी नहीं है, तुम अपने आप को उसका पति मान सकते हो, लेकिन टेम्परेरी इसका परमानेंट पति तो चिराग ही बनेगा। यह सुनकर अभिनव को शर्मिला से चिढ़ होने लगी। पता नहीं शर्मिला अपनी जिंदगी से क्या चाहती थी। इससे पहले कि अभिनव उससे कुछ कहता, शर्मिला ने चिराग से कहा, चलो चिराग, मुझे एरो गैरो के मुंह लगना पसंद नहीं है। और वह चिराग को अपने साथ वहां से ले गई। यह सब सुनते ही अभिनव का सर दुखने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए था। इतने में राजीव उसके पास आया और बोला, तुम्हें पता है, मुझे लगा था कि मैं अपनी बेटी के मामले में तुम्हारे ऊपर थोड़ा बहुत भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन आज जो तुमने किया उसके बाद मेरा वह भरोसा भी टूट गया। आखिर तुम मेरी बेटी को ऐसी हालत में छोड़कर कैसे जा सकते थे? यह सुनते ही अभिनव हैरान हो गया। उसने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? उल्टा मुझसे सवाल मत करो। अभिनव, मुझे पता है तुमने क्या किया। जब कोई गुंडा अनन्या को तुम्हारी आंखों के सामने परेशान कर रहा था, तब उसे ऐसे ही छोड़कर भाग गए। बस इतनी ही थी तुम्हारी मर्दानगी, और फिर यहाँ खड़े होकर सीना चौड़ा करके कह रहे हो कि तुम उसके पति हो। राजीव ने जवाब में कहा। शांत रहने वाले राजीव का गुस्सा आज बढ़ता जा रहा था। अभिनव उसका यह रूप देखकर हैरान हो गया था। एक पल के लिए तो उसने कुछ नहीं कहा, फिर आखिर में उसने अपना सलाइवा घूटा और बोला, किस गधे ने आपसे यह कहा कि मैं भाग गया था? आपसे जिसने भी यह कहा उसने आपको बताया नहीं कि मैं बाहर क्या कर रहा था? अनन्या को किसी सभ्य और खानदानी लड़के ने नहीं, मैंने बचाया है। यह सुनते ही राजीव ने हताश होकर ना में सिर हिलाया और बोला, इससे पहले कि मेरा गुस्सा और बढ़ जाए, प्लीज तुम यह झूठ बोलना बंद करो। सच में मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी बेटी से शादी करने के लायक भी हो। इतना कहकर राजीव भी अंदर चला गया था। अभिनव हैरानी भरी नजरों से उसे जाते हुए देख रहा था। उसे समझ में आ गया था कि यह सारी कहानी उन दोनों को और किसी ने नहीं बल्कि चिराग ने सुनाई थी। अभिनव को ऐसा लग रहा था कि उसके साथ धोखा हुआ है। वह चिराग से इस बात का बदला लेना चाहता था। वह चिराग को उसी की दवा का स्वाद चखाना चाहता था। अभिनव गुस्से में अनन्या के कमरे में आ गया था। जब वह अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि अनन्या सो चुकी है। अभिनव अपने आप को अनन्या को देखने से रोक नहीं पाया। वह सच में काफी सुंदर लग रही थी। अभिनव ने अपना सामान एक कोने में आहिस्ता से रख दिया। वह नहीं चाहता था कि अनन्या की नींद खराब हो।
वह धीरे से उसके बिस्तर पर आया और कंबल ओढ़कर उसके पास लेट गया। अभिनव ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और उसकी आंखों के सामने वही रात ताजा हो गई थी जब वह पहली बार ऐसे अनन्या के कमरे में न जाने कैसे पहुंच गया था। वह बस यह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वह कैसे अनन्या के कमरे में पहुंचा था, लेकिन इससे पहले कि उसे इस बात का जवाब मिल पाता, इतने में अभिनव को एक जोरदार चीख सुनाई दी। अभिनव पलटने ही वाला था कि इतने में उसे एक जोरदार लात पड़ी और वह बिस्तर से नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरकर उसे कोई हैरानी नहीं हुई, उसके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। जैसे ही अभिनव अपनी जगह पर बैठा तो इतने में अनन्या किसी शेरनी की तरह घूरते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बिस्तर में आने की? अभिनव अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपनी पीठ पर लगी हुई हल्की सी चोट को मसलते हुए बोला, मेरी हड्डियां तोड़ने का इरादा था क्या? तुम पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बिस्तर में आने की? समझते क्या हो तुम अपने आप को? किससे पूछकर मेरे बिस्तर पर लेटे? किससे पूछकर मेरा कंबल ओढ़ा? अभिनव ने एक गहरी सांस ली और कंबल को उठाकर ठीक तरह से रखते हुए कहा, मैं तुम्हारा पति हूँ, भूल गई? पति? माय फुट। यह सेक चिल्ली की तरह ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। तुम मेरे पति नहीं हो। तुम तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो और मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। अच्छा, तो किसकी शक्ल देखना चाहती हो? उस झूठे चिराग की? तुम्हें पता भी है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? चिराग के बारे में। ऐसा बोलने से पहले 100 बार सोचा होता। वह तुमसे लाख गुना ज्यादा अच्छा है, अनन्या ने कहा और अपनी जगह से उठकर बाथरूम की तरफ जाने लगी। लेकिन इससे पहले कि वह अंदर जाती, वह बीच में रुकी और अभिनव को तीर जैसी तीखी नजर से देखते हुए बोली, मेरे बाहर आने से पहले तुम कमरे से बाहर हो जाना, वरना जान ले लूंगी। अभिनव ने एक गहरी सांस ली और शांति से बोला, तुम्हें एके प्राइवेट लिमिटेड से कांटेक्ट मिला है? यह सुनते ही अनन्या, जो कि बाथरूम के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी, अचानक रुक गई। अभिनव के मुंह से यह बात सुनकर वह अपनी जगह पर जम सी गई थी। वह पलटकर अभिनव को देखने लगी। अभिनव उसकी आंखों में हैरानी साफ तौर पर देख पा रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें कहा ही था कि मैं तुम्हारी हेल्प। इससे पहले कि अभिनव अपनी बात पूरी कर पाता, अनन्या ने उसे फटकारते हुए कहा, बकवास करना बंद करो, समझे? अभिनव यह सुनकर हैरान हो गया। अनन्या आगे बोली, मुझे पता है तुमने क्या किया है। कुछ भी नहीं, मेरी मदद मेरे पापा के एक दोस्त ने की है, समझे? चिराग को झूठा बोल रहे हो। खुद कितने बड़े झूठे हो, नजर भी आ रहा है या नहीं? नहीं अनन्या, अभिनव ने उसे रोकने की और अपनी बात समझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक अनन्या अभिनव के मुंह पर दरवाजा जोर से बंद करके अंदर चली गई थी। अभिनव यह देख हैरान हो गया था। अब क्योंकि वह इस कमरे में नहीं रुक सकता था, इसलिए वह इस कमरे में चला गया जिस कमरे में वह अक्सर सोया करता था। बहुत मुश्किल से उसे नींद लगी और कब सुबह हो गई उसे पता ही नहीं चला। जब अभिनव तैयार होकर बाहर आया तो उसने देखा कि नाश्ता टेबल पर लग चुका था और अनन्या पहले से बैठकर नाश्ता कर रही थी। हरदेव पाल सिंह भी अपनी कुर्सी पर बैठे थे, इसलिए अभिनव भी चुपचाप अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया था। हरदेव ने कहा, मैंने सुना है अकरम ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। जी दादाजी, अनन्या ने कहा। हरदेव ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया और बोला, चलो अच्छा है, कम से कम तुम्हें अपना रास्ता तो बनाना आता है। मैं आज के बाद आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। अनन्या ने जैसे ही यह कहा तो अभिनव उसकी शक्ल देखने लगा। अनन्या के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी नजर आ रही थी। अपने दादाजी की नजर में
अपनी खोई हुई इज्जत फिर से पाने के लिए अनन्या कुछ भी करने को तैयार थी। इतने में हरदेव ने अभिनव की तरफ देखा और बोले, तुमने कहीं काम करना शुरू किया? हाँ, मैं भी अकरम सर की कंपनी में ही काम कर रहा हूँ। किस पोजीशन पर हो? ऑफिस असिस्टेंट। यह सुनते ही शर्मिला जोर से हंस पड़ी। सभी लोग उसे इस तरह से हंसते देख हैरान हो गए, लेकिन शर्मिला रुकी नहीं। उसने हंसते हुए आगे कहा, तुम जैसे लोग ऐसी ही नौकरी करेंगे। वैसे चिराग तो हर महीने लाखों कमाता है, तुम कितना कमा लेते हो? अभिनव ने इस बात का जवाब नहीं दिया। वह जानता था कि अगर वह अपनी तरफ से कुछ भी कहता तो शर्मिला उसे फिर से खाने को दौड़ती, पर अभिनव का कुछ ना कहना भी उसे बहुत भारी पड़ा। शर्मिला ने कहा, क्या हुआ, कुछ बोला नहीं जा रहा? हाँ शर्मिला रुकने नहीं वाली थी। ऐसे में राजीव बीच में आया और बोला, बस ठीक है शर्मिला, हम लोग खाना खा रहे हैं और खाते वक्त हमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। उसकी बात सुनते ही सब लोग चुप हो गए थे। अभिनव जल्दी से अपना नाश्ता खत्म करके बाहर निकल आया था। वह शर्मिला को अपनी टांग खींचने का और मौका नहीं देना चाहता था। उसका मन तो कर रहा था कि अभी के अभी शर्मिला के घर जैसे 100 घर खरीदे और शर्मिला जैसे लोगों को उसकी औकात दिखा दे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता था। उसके पास शांति रखने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अभिनव ऑफिस पहुंच चुका था। जब वह अपने कैबिन में बैठा था तो जैनी भड़कती हुई उसके कैबिन में आई और दरवाजा खोलते हुए बोली, यह सब क्या है अभिनव? पलटकर अपनी कुर्सी के पीछे देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जैनी किस बारे में बात कर रही है। यह देख जैनी का दिमाग और गर्म हो गया और वह चीखते हुए बोली, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हाँ, तो इतना चिल्ला क्यों रही हो? आराम से भी तो बोल सकती हो। हम ऑफिस में हैं, कुछ तमीज तो दिखाओ। ओह, तो देखो जरा कौन तमीज की बात कर रहा है। तुम जिसने यह सब किया, यह देखो, इस कस्टमर ने हमें सिर्फ 2 स्टार दिए हैं। तुम ही इसे डील कर रहे थे ना, तो तुमने इससे ऐसा क्या कहा जो इसने सिर्फ 2 स्टार दिए हैं? जैनी ने अभिनव की टेबल पर एक फाइल पटकते हुए कहा। अभिनव ने फाइल उठाकर उसे 1 सेकंड के लिए देखा और फिर बोला, तुम मेरे मजे ले रही हो? तुम्हें पता नहीं है, कल मैंने किसी भी लड़की का फोन अटेंड नहीं किया था। मेरे पास सिर्फ 4 कॉल आए थे और वह चारों लड़के के थे, जिसमें मैंने बहुत तमीज से बात की थी। अच्छा, तो फिर यह कैसे हुआ, एक्सप्लेन करो। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम हर चीज को अपने हिसाब से क्यों करना चाहते हो? सीईओ सर ने तुम्हें मैनेजर की पोस्ट से निकाल दिया तो तुम इस बात की खुंदक निकाल रहे हो। मैं फिर से कह रहा हूँ, मुझसे अच्छे से बात करो, नहीं तो क्या कर लोगे? तुम्हें पता नहीं है, लेकिन यहाँ तुम्हारी सीनियर मैं हूँ। अभिनव ने यह सुनकर एक गहरी सांस ली। जैनी को उसकी फाइल वापस करी और बोला, प्लीज अभी मेरे ऑफिस से बाहर निकल जाओ। मेरे पास इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है। मिस्टर अभिनव, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि यह सब कैसे हुआ, तो मैं तुम्हें अभी के अभी अकरम सर के पास लेकर जाऊंगी और वह तुम्हें एक झटके में नौकरी से निकाल देंगे। जैनी ने अभिनव को धमकी देते हुए कहा। यह सुनते ही अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, अच्छा ठीक है, करके देखते हैं। क्या करके देखते हैं? यही जो तुमने कहा। जाओ अकरम सर को जाकर बोलो कि मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, फिर देखते हैं किसकी नौकरी जाती है। यह सुनते ही जैनी को गुस्सा आ गया। उसने ठंडी आंखों से अभिनव को देखा और उसके कैबिन से बाहर निकल गई। थैंक यू। इधर अभिनव ने भी कुछ देर बाद एक फोन काट दिया था। उसे दिन भर फोन आते रहते थे। हर कोई उसे अपनी अपनी प्रॉब्लम बताता था और वह उन्हें सॉल्व करता रहता था।
अभिनव को इस काम में जरा भी मजा नहीं आ रहा था। उसका लंच टाइम हो गया था, पर अभी तक उसका फोन बजे जा रहा था। अकरम चाहता तो उसे किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भेज सकता था, लेकिन उसने अभिनव को जानबूझकर यहाँ भेजा ताकि उसके पास अपना खुद का एक कैबिन हो। अभिनव अपने कैबिन से बाहर निकला और कैंटीन में कुछ खाने चला गया। वह खाने तो बैठ गया था, लेकिन उसे याद आया कि जल्दबाजी में वह अपना फोन अपने कैबिन में ही भूल आया था। जैनी के जाने के बाद उसने जैनी को नहीं देखा था, लेकिन वह जानता था कि अकरम उससे निपटा लेगा। खाना खाने के बाद जब वह अपने कैबिन की तरफ जा ही रहा था कि अचानक उसे कामनी नजर आई। वह मैनेजर के कैबिन से बाहर आ रही थी। जब उसने अभिनव को देखा तो वह हैरान रह गई और उसे इग्नोर करने लगी। उसने अपने चेहरे के दाएं तरफ सारे बाल गिरा दिए ताकि उसे अभिनव को ना देखना पड़े। अभिनव ने भी उसे नहीं देखने का नाटक किया और सीधा अपने कैबिन में चला गया। जैसे ही वह कैबिन में घुसा तो देखा कि अकरम और जैनी उसके कैबिन में बैठे हुए थे। अभिनव उन दोनों को वहां देखकर हैरान हो गया। वह अंदर आया तो जैनी की शक्ल देखकर उसे एहसास हुआ कि अकरम जैनी को डांट रहा था। आओ अभिनव, अकरम ने अभिनव को देखते हुए कहा। क्या हुआ, सब ठीक है? आपको कुछ चाहिए? अभिनव ने पूछा। वह ऐसे नाटक कर रहा था जैसे उसे कुछ पता ही नहीं हो। वह अपनी सीट की तरफ बढ़ने लगा। अकरम ने कहा, अभिनव, तुम्हारे और जैनी के बीच जो कुछ भी हुआ उसके बारे में जैनी ने मुझे सब कुछ बताया। मैं इस बात पर इसे डांट रहा था और मुझे लगता है कि अब इसके घर जाने का टाइम आ गया है। यह सुनते ही जैनी की आंखें फटी की फटी रह गई। वह अकरम की तरफ देख रही थी और उनसे पूछने लगी, घर जाने का टाइम आ गया है मतलब? अकरम ने उसे एक पल के लिए देखा और बोला, तुमने अभिनव के साथ शर्त लगाई थी ना कि तुम उसे नौकरी से निकलवा दोगी, लेकिन अब पासा पलट चुका है। नौकरी अभिनव की नहीं, तुम्हारी जाएगी। सर, सर प्लीज, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। सर प्लीज, मुझे नौकरी से मत निकालिए। आई एम सो सॉरी, जैनी ने तुरंत माफी मांगते हुए कहा। यह सुन अभिनव को हंसी आ गई। उसने कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना जैनी, तुम मेरे जैसे आदमी से पंगा नहीं ले सकती हो। हाँ, तुम जिस तरह से मेरी रिस्पेक्ट करती हो, इस तरह से तुम्हें अभिनव की भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, और ना सिर्फ अभिनव की बल्कि इस कंपनी के हर एम्प्लॉय की तुम्हें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। अकरम ने भी अभिनव की बात में जोड़ते हुए कहा। यह सुनकर जैनी घबराहट के मारे अपनी कुर्सी से पीछे खिसक कर बैठ गई। उसने अभिनव को देखा और बोली, मुझे नौकरी से मत निकालिए सर प्लीज। और इससे पहले कि जैनी अपनी बात पूरी कर पाती, उसकी आंखें भर आई थी। अभिनव ने उसे देखा तो उसके मन में जैनी के लिए दया आ गई। उसने अकरम को देखा और इशारों इशारों में समझाया कि वह जैनी को नौकरी से नहीं निकाले। अकरम ने हाँ में सर हिला दिया और बोला, ठीक है, लेकिन यह सिर्फ एक ही शर्त पर हो सकता है। तुम्हें अगर इस कंपनी में रहना है तो तुम्हें अभिनव और बाकी लोगों की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर तुम दोबारा अभिनव पर या किसी और पर बेवजह चिल्लाई तो मैं तुम्हें तीसरा मौका नहीं दूंगा। सॉरी सर, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। प्रॉमिस, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, जैनी ने कहा। अभिनव ने आंखों से अकरम को देखते हुए कहा, और हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, इस कैबिन में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बाहर जाकर अगर तुमने अपने बॉयफ्रेंड से भी बात की तो मैं। इससे पहले कि अकरम की बात कंप्लीट होती, जैनी बोली, नहीं करूंगी सर, मैं इस बारे में किसी से बात नहीं करूंगी, किसी से कुछ नहीं कहूंगी, प्रॉमिस। अकरम ने कहा, ठीक है, अब तुम जा सकती हो। जैनी अपनी जगह से उठी
और वहां से निकल गई। उसके जाते ही अकरम ने अभिनव से कहा, गजब का सरदर्द है यह लड़की। अरे हाँ, लड़की से याद आया, मैंने तुम्हें नीलामी के बारे में बताया था ना, आज वह नीलामी होने वाली है और अलायाना भी यहाँ आने वाली है। अलायाना का नाम सुनते ही अभिनव के रोंगटे खड़े हो गए थे। बलराज ने पहले से अभिनव को अलायाना के बारे में इतना कुछ बता दिया था कि अब वह अलायना के से मिलने के लिए बेताब था। उसने कहा, हाँ, हम भी उस नीलामी में चलेंगे। हम नहीं, सिर्फ तुम। मैं आऊंगा पर तुम्हारे साथ नहीं। लोगों को शक होगा। हो सकता है कि मेरे साथ चलने से तुम्हें दिग्पाल छिंगावस भी मिल जाए। दिग्पाल का नाम सुनते ही अभिनव की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वह अपने दुश्मन से जल्द मिलना चाहता था। इतने में अकरम ने कहा, दिग्पाल से ज्यादा अलायना से बचकर रहना, वह एक मीठा जहर है। तुम्हें ले जाने के लिए मैंने अपने एक आदमी से बात कर ली है। वह तुम्हें मेरे रेस्टोरेंट से पिक कर लेगा। और हाँ, यह वीआईपी कार्ड अपने पास रखो। शहर के सभी बड़े लोगों के पास यह कार्ड है। कोई तुम्हें परेशान करे तो बस यह कार्ड दिखा देना। अभिनव ने उस कार्ड को लिया और ध्यान से देखने लगा। उसे कार्ड पर निचले हिस्से में एक छोटा सा टाइगर गुद्दा हुआ दिखा। अकरम ने अभिनव से कहा, अगर लोगों को पता चला कि असली टाइगर तुम हो तो लोग तुम्हें भगवान की तरह पूजने लगेंगे। यह सुनते ही अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कार्ड जेब में डाल दिया। अब आगे क्या होने वाला था, क्या होगा जब अभिनव मिलेगा अलियाना से, और क्या वह आज अपने दुश्मन दिग्पाल को देख पाएगा? दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि यह कहानी आप कहां से सुन रहे हैं, और कहानी अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।